अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इन कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो दो तरह से देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रोसेस होता है विद नो केमिकल चेंज और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होता है विद नेट केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल हम पहले केस में डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं। पहले कॉम्प्लेक्स में आयरन के साथ 6 साइनाइड लगे हुए हैं। यहाँ पर आयरन पे चार्ज जो है दैट इज +3 और दूसरा जो साथ कॉम्प्लेक्स है इसमें आप देख सकते हैं कि आयरन के साथ भी 6 साइनाइड लगे हुए हैं, लेकिन इस यहाँ पर जो आयरन है इसके ऊपर चार्ज +2 है। यानी एक कॉम्प्लेक्स में आयरन के साथ 6 साइनाइड है और आयरन में चार्ज +3 है। दूसरे कॉम्प्लेक्स में आयरन के साथ वैसे ही 6 साइनाइड लगे हुए हैं, लेकिन आयरन पे जो चार्ज है वो +2 है। अब हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाली जो आयरन है जिसके ऊपर चार्ज +2 है ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको लूज कर देगा। यहाँ पर ये वाली आयरन जो है वो इस आयरन को या ये वाला कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स को जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिस आयरन पे चार्ज +2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर होगा और जिस आयरन पे चार्ज +3 था वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद उस पर चार्ज जो है वो +3 से चेंज होके +2 चला जाएगा। अब इसमें ओवरऑल क्या हुआ है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया है और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया है। ओवरऑल इसमें कोई नेट केमिकल चेंज नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आयरन के साथ 6 साइनाइड लगे हुए थे, यहाँ पर भी आयरन के साथ 6 साइनाइड लगे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आयरन पे चार्ज +2 था, यहाँ पर आयरन पे चार्ज +3 था। जब ये वाला आयरन जो है इसने इस आयरन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये जो +2 वाला था वो +3 में चेंज हो गया और जो आयरन +3 वाला था वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो +2 में चेंज हो गया। यानी कि इतना जो पार्ट है वो इस पार्ट में कन्वर्ट हो गया और ये वाला जो पार्ट था वो इस पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो नेट केमिकल चेंज भी आई कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो दोनों कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो दूसरे तरह के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल इन प्रोसेसेस में नेट केमिकल चेंज नहीं आती, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस हो विद नेट केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल जो है दैट इज क्रोमियम और क्रोमियम पे चार्ज +2 है। क्रोमियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे। दूसरा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है इसमें भी सेंट्रल मेटल क्रोमियम ही है, लेकिन इस क्रोमियम के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं और 1 क्लोराइड लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया इस क्रोमियम पे चार्ज +2 है, इस क्रोमियम पे चार्ज +3 है। इसके साथ 6 लिगेंड्स वाटर है, इसके साथ जो है 5 लिगेंड्स वाटर है और 1 क्लोराइड लगा हुआ है। जब ये वाली जो क्रोमियम है इस क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो इस क्रोमियम पे चार्ज +2 से किसमें चेंज हो जाएगा, +3 में। और ये वाली जो क्रोमियम है इस पे चार्ज +3 से +2 में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो क्रोमियम थी जिस पे चार्ज +2 था अब वो +3 वाली, यानी इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में जो चार्ज है वो +2 से +3 में चला गया। और ये वाली जो क्रोमियम है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इस क्रोमियम से, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज +2 से किसमें चला गया, +2 में। ओवरऑल जो नेट होगा यानी कि जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स होगा इस पे भी जो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा। वो चार्ज ओवरऑल चेंज होकर किस पे चला जाएगा, +1 पे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है ओवरऑल क्या हुआ है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये जो है वो किसी और कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये भी किसी और तरह के कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स सेम नहीं है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल सेम ना हो, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में या लिगेंड सेम ना हो, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होगा तो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद किसी और तरह के कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा और दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने के बाद जो है वो किसी
न्यू कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा, यानी ओवरऑल इसमें नेट केमिकल चेंज आएगी। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के दौरान जो पहले वाला दो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बाद पहले वाला दूसरे वाले में और दूसरे वाला पहले वाले में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवरऑल इसमें हम कहते हैं कि नेट केमिकल चेंज नहीं है। लेकिन जो दूसरी तरह का वे है उसमें क्या होगा, उसमें दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें मेटल्स या लिगेंड्स डिफरेंट होंगे। जब एक कॉम्प्लेक्स जो है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो भी किसी और तरह के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे तरह का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस के बाद जो है वो किसी और तरह के कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। अब बेटा आज के लेक्चर में हम जो है बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो रिएक्शंस हैं वो कितने मैकेनिज्म के जरिए होते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस जो हैं वो दो मैकेनिज्म से होते हैं, ठीक है। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शंस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात करें तो टू मैकेनिज्म्स हैं। पहला इनर स्फीयर मैकेनिज्म जिसको एटम और ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म भी कहते हैं, और दूसरा जो है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। बेटा अब हम इनर स्फीयर मैकेनिज्म या एटम ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्सेस हैं। पहले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है जिसके ऊपर चार्ज +3 है, कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया और एक क्लोराइड लगा हुआ है, ठीक है, और इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो +2 है। दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंट्रल मेटल क्रोमियम है, इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, क्रोमियम पे चार्ज +2 है और ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है इस पे चार्ज भी +2 है। अब यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडेंट, ठीक है, और दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स है एक्ट करेगा एज अ रिडक्टेंट। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली इनर्ट है, ठीक है। इनर्ट कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जो इजीली लिगेंड को एक्सचेंज ना करे, जिसकी लिगेंड एक्सचेंज एबिलिटी जो है वो कम हो। और दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज लेबाइल। लेबाइल कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है जिसमें लिगेंड एक्सचेंज कैपेबिलिटी जो है वो हाई हो या वो आसानी से लिगेंड को एक्सचेंज कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इनर्ट है और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज लेबाइल। लेबाइल जो है मैंने आपको बताया ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी लिगेंड को एक्सचेंज करने की या लिगेंड को रिप्लेस करने की एबिलिटी जो है वो हाई होती है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ये बेसिकली क्या करेगा, एक वाटर लूज कर देगा। एक वाटर लूज क्यों करेगा, क्योंकि इसकी लिबाइल नेचर है, यानी इजीली लिगेंड को लूज कर सकता है, ठीक हो गया। तो जब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा तो क्रोमियम के साथ है 6 वाटर मॉलिक्यूल की बजाय कितने वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमियम जो है उसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल की जगह 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये वाली जो क्रोमियम होगी ना, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करने के बाद वो इस कॉम्प्लेक्स के क्लोराइड के साथ लिंक कर देंगे। यहाँ पर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल थी, इसके साथ 5 अमोनिया मॉलिक्यूल लगे हुए थे, ठीक है, और उसके साथ एक क्लोराइड लगा हुआ था। अब ये वाली जो क्रोमियम है अपना एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करने के बाद वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के क्लोराइड के साथ लिंक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोराइड क्या कर रहा है, क्लोराइड जो है वो दोनों कॉम्प्लेक्सेस की मेटल्स को एक दूसरे के साथ लिंक का काम कर रहा है, यानी लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर जो है क्लोराइड ऐसे एक्ट कर रहा है एज अ ब्रिज। ये क्लोराइड है वो इस कॉम्प्लेक्स की क्रोमियम और दूसरे कॉम्प्लेक्स की कोबाल्ट को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के साथ जुड़ गए, किसके जरिए, एक ब्रिज के जरिए। इसलिए इसे ब्रिज मैकेनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्लोराइड जो है वो दो कॉम्प्लेक्सेस की मेटल को आपस में लिंक कर रहा है बाय द ब्रिज, बाय फॉर्मिंग अ ब्रिज। दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म आल्सो कॉल्ड एज ब्रिज मैकेनिज्म। अच्छा, अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसकी क्रोमियम और दूसरे कॉम्प्लेक्स की कोबाल्ट, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्लोराइड के जरिए या क्लोरीन के जरिए लिंक कर रहे हैं। अब इससे हमारे पास एक्टिवेटेड ब्रिज कॉम्प्लेक्स बन गया। अब बेटा यहाँ पर होगा क्या, ये वाली जो क्रोमियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को लूज कर देंगे, ठीक है, थ्रू द ब्रिज, थ्रू द क्लोरीन। सबसे पहले ये वाली जो क्रोमियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन देगी क्लोरीन को, क्लोरीन जो है ये वाली फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को दे देगी, यानी ओवरऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि ये वाली क्रोमियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद ऑक्सीडाइज हो रही है,
लेकिन दूसरे की रिडक्शन कर रही है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। बेटा इस मेटल को या इस कॉम्प्लेक्स को हमने रिडक्टेंट क्यों लिखा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद तो ऑक्सीडाइज हो रही है, लेकिन दूसरे मेटल की क्या कर रही है, दूसरे कॉम्प्लेक्स की मेटल की रिडक्शन कर रही है, इसलिए इसको हमने रिडक्टेंट का नाम दिया। और ये वाली जो मेटल है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद तो रिड्यूस हो रही है, लेकिन दूसरी मेटल की ऑक्सीडेशन कर रही है, इसलिए इसको हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट लिखा। दोबारा सुन लें, ये वाली जो मेटल है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लूज करके दूसरे की रिडक्शन कर रही है, ठीक है, तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रही है, लेकिन दूसरे की क्योंकि रिडक्शन कर रही है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा, रिडक्टेंट। और ये वाली जो मेटल है कोबाल्ट, ये क्या कर रही है, ये क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, खुद तो रिड्यूस हो रही है, लेकिन दूसरे की क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जब दोनों कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के साथ जो है वो एक लिगेंड के थ्रू वो एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे, तो एक जो मेटल होगी वो एक्ट करेगी एज अ रिडक्टेंट और दूसरी जो है वो एक्ट करेगी एज अ ऑक्सीडेंट, ठीक है। एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, दूसरी जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। तो यहाँ पे बेसिकली एक्टिवेटेड ब्रिज कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होगा तो दोनों मेटल जो हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +2 से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद +3 में चली गई, और जो कोबाल्ट थी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद +2 में चली गई। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस से जो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या इन मेटल की जो चार्ज है वो चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जब हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो बेसिकली कोबाल्ट का और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये वाला जो कोबाल्ट है जिसके साथ 5 अमोनियम मॉलिक्यूल लगे हुए हैं वो इस वाटर को गेन कर देंगे, यानी कोबाल्ट जिसके साथ 5 अमोनियम मॉलिक्यूल लगे हुए हैं वो वाटर को गेन कर देंगे और ये रहता कॉम्प्लेक्स। और दूसरे वाला क्रोमियम जिसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं वो क्लोराइड को लेके रहता हो जाएगा। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें पहले मेटल पे चार्ज कितना था, +3, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद चार्ज कितना आ गया कोबाल्ट में, +2। यहाँ पर पहले वाला चार्ज कितना था क्रोमियम पे, +2, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्रोमियम पे चार्ज कितना आ गया, +3। यानी यहाँ पर ओवरऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ। सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो इस एक्टिवेटेड ब्रिज कॉम्प्लेक्स के थ्रू हुआ है। यहाँ पर क्रोमियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को दिया है बाय यूजिंग दिस ब्रिज, ठीक है। और ये ब्रिज क्या है, कैसे बना, जब दोनों कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के साथ लिंक कर गए तो वो एक कॉमन लिगेंड के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे। वो कॉमन लिगेंड जो है वो दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देगा और उसी जो ब्रिज है या उसी लिगेंड के जरिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होगा। अब बेटा इसे इनर स्फीयर मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है? इनर स्फीयर मैकेनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स जब इसने वाटर लूज किया, ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है इसकी मेटल को इस कोबाल्ट के साथ लिंक कर गई थ्रू द क्लोराइड। यहाँ पर बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बन गया, 2 कॉम्प्लेक्स के जुड़ने से एक कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक मेटल ने दूसरी मेटल को इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। दोबारा सुन लें कि जब बेसिकली ये वाला रिएक्शन हुआ तो एक कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, एक लिगेंड लूज कर दिया, फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स की मेटल इस कॉम्प्लेक्स की मेटल के साथ थ्रू 1 लिगेंड कनेक्ट हो गई। इस कॉम्प्लेक्स की मेटल वो इस कॉम्प्लेक्स की मेटल से थ्रू 1 लिगेंड लिंक कर गई। वो कौन सा कॉमन लिगेंड था, वो था क्लोराइड। ये दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस थे इनकी मेटल एक दूसरे के साथ थ्रू क्लोराइड लिंक कर दी और इससे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया। 2 कॉम्प्लेक्सेस के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये वाला जो एक कॉम्प्लेक्स है इसी के अंदर ही एक मेटल दूसरी मेटल को क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है। यहाँ पर क्रोमियम जो है वो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है थ्रू द 1 स्फीयर, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म। इनर का मतलब है एक ही स्फीयर के अंदर दोनों कॉम्प्लेक्सेस की मेटल जुड़ जाएंगी, ठीक है, एक ही स्फीयर में, और फिर एक जो मेटल है वो दूसरी मेटल को थ्रू 1 लिगेंड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ इनर स्फीयर मैकेनिज्म।
और आप यहाँ पर ये भी देखें कि इस रिएक्शन के अंदर जो है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, एक लिगेंड भी ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर जो क्लोराइड था वो किसके पास था, वो कोबाल्ट के पास था, लेकिन यहाँ पर जो क्लोराइड है वो किसके पास है, वो क्रोमियम के पास है। यहाँ पर जो है ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है बल्कि यहाँ पर लिगेंड का भी ट्रांसफर हुआ है। मैंने बताया यहाँ पर जो क्लोराइड है वो कोबाल्ट के पास है, क्रोमियम के पास क्लोराइड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, क्लोराइड क्रोमियम के पास है, कोबाल्ट के पास नहीं है। दोबारा सुन लें, मैंने बताया कि रिएक्टेंट में क्लोराइड जो है वो कोबाल्ट के पास है, क्रोमियम के पास नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, क्लोराइड जो है वो क्रोमियम के पास है, कोबाल्ट के पास नहीं है। क्लोराइड क्रोमियम के पास है, कोबाल्ट के पास नहीं है। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है बल्कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ साथ जो है यहाँ पर लिगेंड का भी ट्रांसफर हुआ है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ एटम और ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म। यहाँ पर ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है बल्कि यहाँ पर जो है वो एटम या ग्रुप का भी ट्रांसफर है, यानी लिगेंड का भी ट्रांसफर है, इसलिए इसे एटम और ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स इनर्ट था, ठीक है, वो अब हो जाएगा लिबाइल। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स जो इनर्ट था, कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स इनर्ट था, अब वो हो जाएगा लिबाइल। और जो क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स जो पहले लिबाइल था, अब वो क्या हो जाएगा, वो अब इनर्ट हो जाएगा। जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो ये वाला जो कोबाल्ट होगा 5 अमोनिया जो है वो लूज कर देगा, ये वाला जो कोबाल्ट होगा 5 अमोनिया क्या कर देगा, लूज कर देगा, और 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है उन्हें गेन कर लेगा। पहले वाला जो था कोबाल्ट वो क्या था, वी कॉल्ड इट एज अ इनर्ट, क्योंकि ये वाला इजीली लिगेंड्स को एक्सचेंज नहीं कर सकता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद ये वाला जो कोबाल्ट है अब वो इनर्ट से लिबाइल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से क्या होगा, ये जो 5 अमोनिया है ये 5 वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाएंगे। कोबाल्ट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल पहले लगा हुआ है, 5 वाटर मॉलिक्यूल और आ जाएंगे तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 6, और 5 जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो वाटर से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि लिगेंड्स जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ लिबाइल कॉम्प्लेक्स। और ये वाला जो पहले लिबाइल था अब वो इनर्ट है। अब यहाँ पर जो है वो जब हम इस मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वाटर जो है वो क्लोराइड को रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक हो गया, तो ये ओवरऑल रिएक्शन था। अब इस रिएक्शन का जो रेट है ये इस ऑक्सीडेंट की कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल है और इस रिडक्टेंट की कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल है। अगर हम रेट लॉ देखें ना तो रेट लॉ में बताता है कि ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल और रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट की कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल है। ओवरऑल इसका जो ऑर्डर है वो सेकंड है, यानी ये बेसिकली बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है जिस लिगेंड ने एक्सचेंज होना है अगर हम उसको चेंज करके देखें, यहाँ पर तो हमने इस एग्जांपल में पढ़ा है ना कि जो लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है दैट इज क्लोराइड, अगर हम उसको x से शो कर दें, यानी यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये x है, यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये x है, यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये वाला क्या है, क्लोराइड नहीं है बल्कि x है, जनरल हम कह रहे हैं, और यानी ये वाला हम कह रहे हैं कि x है। हम यहाँ पर जो है वो जिस लिगेंड में एक्सचेंज होना है या जिसने क्या बनाना है, ब्रिज बनाना है, उसको स्पेसिफाई नहीं करते, हम उसको जनरली कह देते हैं कि वो x है। तो यहाँ पर ये x सल्फेट भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है। बेटा एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि सल्फेट के लिए स्पीड जो है ना इस रिएक्शन की वो सबसे स्लो है, क्लोराइड के लिए तेज है, और ब्रोमाइड अगर हो तो फिर बहुत ज़्यादा तेज है। यानी कि इस x की नेचर चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, ब्रोमाइड के लिए रिएक्शन फास्ट होगा, क्लोराइड के लिए स्लो, और सल्फेट के लिए सबसे स्लो। बेटा अभी आपने पढ़ा कि ये जो इनर सर्कुलर मैकेनिज्म है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के साथ साथ जो है एटम या ग्रुप भी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, किसी ग्रुप का या किसी एटम का ट्रांसफर नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें कोबाल्ट के साथ इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट लगा हुआ है,
यहाँ पर आयरन के साथ जो है वो 6 साइनाइड लगे हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पे चार्ज +2 है और इस कॉम्प्लेक्स में आयरन पे चार्ज +3 है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कोबाल्ट अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन को ट्रांसफर कर देगा, जिससे कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज +2 है वो +2 से चेंज होकर +3 हो जाएगा और आयरन जिस पे चार्ज +3 था वो +3 से इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उस पे चार्ज +2 हो जाएगा। अब यहाँ देखें सिर्फ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कोबाल्ट ने इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 से +3 में चली गई और आयरन +3 से इलेक्ट्रॉन को गेन करके +2 में चली गई, लेकिन यहाँ पर किसी लिगेंड का ट्रांसफर नहीं हुआ। कोबाल्ट के साथ EDTA लगा हुआ था, अब EDTA लगा हुआ है। आयरन के साथ 6 साइनाइड लगे हुए थे, 6 साइनाइड लगे हुए हैं। यानी कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन किसी लिगेंड या एटम या मॉलिक्यूल का या किसी ग्रुप का ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि इनर सर्कुलर मैकेनिज्म जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ साथ जो है वो एटम या ग्रुप का ट्रांसफर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। बेटा अब हम जो कल टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज आउटर स्फीयर मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। बेटा आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कल हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।